नमस्कार, कहानी सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी क्राइम डिटेक्टिव कहानी व्योमकेश बख्शी, ग्रामोफोन पिन का रहस्य। व्योमकेश ने सुबह का अखबार ध्यान से तह करके रख दिया और कुर्सी पर सिर टिकाकर खिड़की के बाहर देखने लगा। फरवरी की सुबह थी, न कोहरा था न बादल, आसमान नीला और साफ था। नीचे हैरिसन रोड पर गाड़ियों का शोर और ऊपर उड़ते कबूतर शहर की हलचल का सबूत दे रहे थे। हम दोनों नाश्ते के बाद आराम से अखबार देख रहे थे कि अचानक व्योमकेश बोला, क्या तुमने वो अजीब विज्ञापन देखा जो कई दिनों से छप रहा है? मैंने कहा, नहीं, मैं विज्ञापन नहीं पढ़ता। इस पर वो मुस्कुराया, यही गलती करते हो। असली खबरें तो इन्हीं विज्ञापनों में छिपी होती है। कौन किसे दिन दहाड़े लूटने की योजना बना रहा है, कौन से नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये सब समाचार तुम्हें विज्ञापन कॉलम में मिलेंगे। उसने अखबार मेरी ओर फेंका। एक विज्ञापन पर लाल निशान लगा था। यदि शरीर से कांटा निकलवाना चाहते हैं तो शनिवार को 2 बजे बाइट के लेड लॉ के पश्चिमी कोने पर बिजली के खंभे से कंधा टिकाकर खड़े रहिए। मैंने कई बार पढ़ा पर कुछ समझ नहीं आया। हंसते हुए बोला, तो क्या सचमुच वहां खड़े होने से शरीर का कांटा निकल जाएगा? इसका मतलब क्या है? व्योमकेश गंभीर स्वर में बोला, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पिछले कई शुक्रवार से ये विज्ञापन बिना नाम के छप रहा है। जरूर इसके पीछे कोई गहरी बात है। व्योमकेश बोला, पहली नजर में तो यही लगता है कि इसमें कोई संदेश नहीं है, पर कुछ भी नहीं है। ये कैसे मान लिया जाए? आखिर कोई व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई फिजूल के विज्ञापन पर क्यों खर्च करेगा? यदि ध्यान से पढ़ा जाए तो पहला संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। और वो क्या है? विज्ञापनकर्ता बताना नहीं चाहता कि वो कौन है। विज्ञापन में कहीं कोई नाम नहीं है। अक्सर विज्ञापन ऐसे छपते हैं जिनके विज्ञापनकर्ता का नाम पता नहीं होता, पर ये सारी जानकारी अखबार के दफ्तर में रहती है। अखबार अपनी ओर से एक बॉक्स नंबर छापता है, इसमें वह भी नहीं है। तुम जानते होंगे कि जब कोई विज्ञापन छपवाता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि वो खुद मौजूद रहकर लेन देन पर कोई सौदेबाजी करे। ये भी वही करना चाहता है, पर सौदेबाजी के लिए सामने नहीं आना चाहता। मैंने कहा, मैं ठीक समझ नहीं पाया। व्योमकेश बोला, ठीक है, मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। विज्ञापन देने वाला व्यक्ति इस विज्ञापन के माध्यम से लोगों से ये कहना चाहता है, हे भाई सुनो, यदि तुम में से कोई अपने शरीर का कांटा निकाल देना चाहता हो तो अमुक जगह इतने बजे मिलो और इस मुद्रा में खड़े रहो ताकि मैं तुम्हें पहचान सकूं। अभी हम इसकी चर्चा न करें कि आखिरकार ये शरीर में कांटा है क्या चीज। इस समय हम इतना ही सोच लें कि यदि हम उस कांटे को निकाल फेंकना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। उस जगह उतने बजे वहां जाइए और लैंप पोस्ट से कंधा टिकाकर खड़े हो जाइए। वो रुका, फिर बोला, मान लो तुम उसी समय पर जाकर इंतजार करते हो तो क्या होगा। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि शनिवार की शाम को उस स्थान पर कितनी भीड़ हो जाती है। व्हाइट वेल डलो एक तरफ है, उसके दूसरी तरफ न्यू मार्केट है और चारों तरफ अनेक सिनेमा हॉल है। तुम वहां निर्धारित समय से लेकर आधा घंटे तक उक्त लैंप पोस्ट से टिककर खड़े रहते हो तो खंभे के आगे पीछे चलने वाली भीड़ के धक्के तुम्हें खाने पड़ेंगे। लेकिन इतने इंतजार के बाद भी जिस काम के लिए तुम वहां खड़े हो उसका कोई अतापता तक नहीं, और जादू से तो शरीर का कांटा निकल नहीं सकता। वो जोश में आकर बोला, अंत में तुम निराश होकर सोचने लगते हो कि किसी ने तुम्हें मूर्ख बनाया है। तब एकाएक तुम्हें अपनी जेब में एक रुक्का मिलता है जो भीड़ में से किसी ने बड़ी सफाई से तुम्हारी जेब में डाल दिया है। और फिर क्या? बीमार और दवा देने वाला आपस में मिलते नहीं, फिर भी इलाज का नुस्खा मिल जाता है। तुम्हारे और विज्ञापनदाता के बीच संपर्क कायम हो जाता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि वो कौन है और देखने में कैसा लगता है। मैं कुछ देर उसकी बातों पर ध्यान देता रहा, फिर बोला, मान लो मैं तुम्हारे वर्णन को सही मान भी लूं तो भी क्या साबित होता है? इससे सिर्फ ये कि शरीर में कांटे का सरगना हर कीमत पर अपनी पहचान को छुपाए रखना चाहता है, और जो व्यक्ति अपनी पहचान उजागर करने में हिचकिचाता हो तो जाहिर है कि वह कोई सीधा सादा व्यक्ति हरगिज नहीं है। मैंने अपना सिर हिलाकर कहा, यह तुम्हारा केवल अनुमान है, इसका कोई सबूत नहीं कि जो तुम कह रहे हो वो सही हो। व्योमकेश उठ खड़ा हुआ और फर्श पर चहलकदमी करते हुए बोला, सुनो,
सही अनुमान सबसे बड़ा सबूत होता है, जिसे तुम जांच पर आधारित सबूत कहते हो। उसे यदि तुम बारीकी से अध्ययन करो तो पाओगे कि वो अनुमानों के एक क्रम के अलावा कुछ नहीं है। परिस्थिति पर आधारित प्रमाण बौद्धिक अनुमान नहीं है तो क्या है? फिर भी इसके आधार पर कितने ही लोगों को आजीवन कैद की सजा हुई है। मैं चुप रहा, किंतु हृदय से उसके तर्कों को स्वीकार नहीं कर पाया। एक अनुमान को प्रमाण मान लेना आसान नहीं लगा, लेकिन फिर व्योमकेश के तर्कों को यूं ही झुठला देना भी मुश्किल था। इसलिए मैंने निर्णय किया कि इस समय यही बेहतर होगा कि प्रतिक्रिया के रूप में मैं फिलहाल कुछ न कहूं। मैं जानता था कि मेरी चुप्पी व्योमकेश को उद्वेलित करेगी और जल्दी ही वो कोई तर्क प्रस्तुत करेगा जिनको मैं किसी तरह भी अस्वीकार नहीं कर पाऊंगा। इसी बीच एक गौरैया उड़कर हमारी खिड़की के दरवाजे पर बैठ गई। उसकी चोंच में एक छोटी सी टहनी थी। उसने अपनी छोटी चमकती आंखों से देखा। व्योमकेश चलते चलते एकाएक रुक गया और गौरैया की ओर इशारा करके पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि ये चिड़िया क्या कहना चाह रही है? चौंक कर मैं बोला, क्या कहना चाह रही है? माने मैं समझता हूँ कि वो अपना घोंसला बनाने के लिए जगह ढूंढ रही है। और क्या? वो बोला, क्या ये निश्चय पूर्वक कह सकते हो, बिना किसी संदेह के? हाँ, बिना किसी संदेह के, मैंने जवाब दिया। व्योमकेश दोनों बाजुओं को आपस में बांधकर खड़ा हो गया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? क्या प्रमाण है? मैंने कहा, प्रमाण? वो तो है उसके मुंह में पेड़ की टहनी। वो बोला, क्या उसके मुंह में टहनी निश्चित रूप से ये बताती है कि वो घोंसला ही बनाना चाहती है? मैं समझ गया कि मैं व्योमकेश के तर्कों के जाल में फंस गया हूँ। मैंने कहा, नहीं, लेकिन अनुमान। वो बीच में टोकते हुए बोला, अब तुम लाइन पर आए तो क्यों इतनी देर से मानने से इनकार करते रहे? मैंने कहा, इनकार नहीं, लेकिन तुम्हारा कहना है कि जो अनुमान गौरैया के बारे में लगाया गया वो मनुष्य पर लागू होता है, क्यों नहीं? मैंने कहा, यदि तुम मुंह में टहनी दबाकर किसी की दीवार पर चढ़कर बैठ जाओ तो ये साबित हो जाएगा कि तुम घोंसला बनाना चाहते हो। व्योमकेश ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, इससे तो ये साबित होगा कि तुम बहुत ही ऊंचे दर्जे का उल्लू हो। क्या इसके लिए भी कोई सबूत चाहिए? व्योमकेश हंसने लगा। उसने कहा, तुम मुझे किसी भी तरह नाराज नहीं कर सकते। तुम्हें यह मानना ही पड़ेगा कि भले ही जांच पर आधारित प्रमाण में भूल हो जाए, पर तर्क पर आधारित अनुमान गलत नहीं हो सकता। मैं भी अपनी जिद पर अड़ गया और बोला, मैं इस विज्ञापन को लेकर तुम्हारे तरह तरह के अनुमानों और अटकलों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। व्योमकेश ने तीखे स्वर में कहा, इससे तो यही साबित होता है कि तुम्हारा दिमाग कितना कमजोर है। जानते हो, आस्था को भी मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। खैर, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जांच पर आधारित प्रमाण पत्र ही सर्वाधिक उपयोगी मार्ग है। कल शनिवार है, शाम को हमारे पास कोई काम नहीं है। मैं कल दिखा दूंगा कि मेरा अनुमान सही है। मैंने पूछा, क्या करोगे? इतने में सीढ़ियों से किसी के चढ़ने की पदचाप सुनाई दी। व्योमकेश ने कानों पर जोर दिया और बोला, आगंतुक, अजनबी, मध्य वय का, भारी भरकम या फिर गोलमटोल, हाथ में बेंत, कौन हो सकता है? जरूर हम ही से मिलना चाहता है, क्योंकि इस मंजिल में हमारे अलावा और कौन है? वो अपने आप पर ही हंस दिया। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। व्योमकेश जोर से बोला, भीतर आ जाइए। दरवाजा खुला है। एक मध्य वय के भारी भरकम व्यक्ति ने दरवाजा खोलकर प्रवेश किया। उसके हाथ में मलक्का बाज से बनी बेंत थी, जिसकी मूठ पर चांदी छड़ी हुई थी। वो बटन वाला ऊन का काला कोट पहने हुए था। नीचे बढ़िया प्लेटों वाली फाइन धोती झलक रही थी। वो गोरा चिट्टा, क्लीन शेव था। आगे के बाल उड़ गए थे, पर देखने में वह प्रियदर्शी था। 3 मंजिल सीढ़ियां चढ़ने से अंदर आते ही बोलने में उसे असुविधा हो रही थी। उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर चेहरा पोंछा। व्योमकेश ने मेरी ओर इशारा करके आहिस्ता से बड़बड़ाया, अनुमान, अनुमान। मुझे व्योमकेश का ताना चुपचाप सहना पड़ रहा था, क्योंकि उसका अजनबी के बारे में अनुमान सही निकला था। आगंतुक सज्जन तब तक सहज हो चुके थे। उन्होंने प्रश्न किया, आप दोनों में से जासूस व्योमकेश बाबू कौन है? व्योमकेश ने पंखा चलाकर कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, तशरीफ रखिए। मैं ही व्योमकेश बख्शी हूँ, लेकिन मुझे जासूस शब्द से चिढ़ है। मैं एक सत्यान्वेषी हूँ, सच को खोजने वाला। मैं देख रहा हूँ आप काफी परेशान हैं। कुछ देर आराम कर लें, फिर आपसे ग्रामोफोन पिन का रहस्य सुनूंगा।
वे सज्जन बैठ गए और बड़ी देर तक किंकर्तव्य विमूढ़ होकर ब्योमकेश की तरफ ताकते ही रह गए। आश्चर्य में तो मैं भी था, क्योंकि मेरे भेजे में ये घुस नहीं पा रहा था कि ब्योमकेश ने एक ही नजर में उन मध्य वय के संभ्रांत सज्जन को उस ख्यात ग्रामोफोन पिन की कहानी से कैसे जोड़ दिया। मैंने ब्योमकेश के कई अजूबे देखे हैं, पर यह तो कोई जादुई कारनामे से कम नहीं था। बहुत प्रयास करने के बाद उन सज्जन ने अपने विचारों पर नियंत्रण किया और पूछ ही लिया, आप ये कैसे जान गए? ब्योमकेश ने हंसकर उत्तर दिया, केवल अनुमान। पहला, ये कि आप मध्य वय के हैं। दूसरा, आप संपन्न व्यक्ति हैं। तीसरा, आपको ये समस्या हाल ही में होने लगी। और अंततः आप मेरे पास सहायता के लिए आए हैं। ब्योमकेश ने वाक्य वही छोड़ दिया और अपने हाथों को हवा में इस प्रकार उड़ाया जैसे कह रहा हो कि इतना सब होने के बाद उनके आने का कारण तो एक बच्चा भी जान जाएगा। यहाँ ये बताना जरूरी है कि इधर कुछ सप्ताहों से शहर में कुछ अजीब घटनाएं घट रही थी। अखबारों ने उन घटनाओं को ग्रामोफोन पिन का रहस्य के शीर्षक से छापना शुरू कर दिया था और उन घटनाओं की विस्तृत जानकारी पहले पेज की हेडलाइन के रूप में छाप रहे थे। इन समाचारों ने कलकत्ता की जनता को उत्सुकता, व्याकुलता और आतंक के मिले जुले प्रभाव से त्रस्त कर दिया था। अखबारों में भय मिश्रित आतंक पैदा करने वाले वृत्तांत पढ़ने से पान और चाय के अड्डों पर तरह तरह की आशंकाओं और अफवाहों का बाजार गर्म था। भय और आतंक से शायद ही कोई कलकत्ता वासी रात के अंधेरे में घर से बाहर निकलता हो। घटना की शुरुआत इस प्रकार हुई। करीब 1.5 महीने पहले सकिया स्ट्रीट निवासी जय हरी सान्याल सुबह के समय कार्नवालिस रोड पर चल रहे थे। सड़क पार करने के लिए जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, वे एकाएक औंधे मुंह सड़क पर गिर गए। उस समय सड़क पर काफी भीड़ थी। उन्हें सड़क से उठाकर एक ओर लाया गया तो पता चला कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनकी एकाएक मृत्यु की जब खोजबीन की गई तो देखा गया कि उनके सीने पर खून की बूंद है, पर आसपास किसी घाव का कोई निशान नहीं पाया गया। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में अप्राकृतिक मृत्यु घोषित करके लाश को अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम में एक विचित्र तथ्य सामने आया, जिससे पता चला कि मौत ग्रामोफोन के छोटे से पिन सुई से हुई है, क्योंकि वो हृदय में पाई गई, जो गहराई तक अंदर पहुंची थी। ये पिन कैसे हृदय के अंदर पहुंची? इस प्रश्न के उत्तर में हथियार विशेषज्ञों ने अपने निर्णय में बताया कि इसे छोटी रिवॉल्वर या उसी प्रकार के यंत्र से सीने के ठीक सामने बिल्कुल पास से मारा गया है, जिससे पिन मृत व्यक्ति की खाल और मांस से होकर सीधा हृदय में पहुंची और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। अखबारों में इस वृत्तांत को पढ़कर काफी शोरगुल हुआ था। इसके बाद मृत व्यक्ति की संक्षिप्त जीवनी भी प्रकाशित हुई और पत्रों में ऐसी अटकलें भी छापी गई कि ये वास्तव में हत्या ही है या कुछ और। अगर हत्या है तो इसको कैसे अंजाम दिया गया? लेकिन एक बात जो कोई नहीं बता पाया कि इस हत्या के पीछे उद्देश्य क्या था और हत्यारे को इससे क्या लाभ हुआ। अखबारों में ये भी छपा कि पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। चाय के अड्डों से अब ये उड़ने लगा कि ये झांसा पट्टी के सिवाय कुछ नहीं है। उस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा था और अखबारों के पास कोई सनसनीखेज समाचार नहीं था, तो उन्होंने ये कहानी गढ़कर दिल को ताड़ बना दिया है। लेकिन 8 दिनों के बाद अखबारों ने अपने मुख पृष्ठों पर 1.5 इंच के बड़े बड़े टाइप में जो समाचार छापा, उसको पढ़कर कलकत्ता का संभ्रांत तबका भी चौंक कर सोचने पर मजबूर हो गया। चाय के अड्डों के धुरंधर भी सन्नाटे में आ गए। अफवाहों, आशंकाओं और अटकलों का बाजार बरसात के कुकुरमुत्तों की तरह उभर आया। कालकेतु ने लिखा, ग्रामोफोन पिन ने फिर से तांडव शुरू किया। अजीब और रहस्यमय घटनाओं से लोग भयभीत। कलकत्ता की सड़कें पूर्णतः असुरक्षित। कालकेतु के पाठकों को याद होगा कि कुछ दिन पहले श्री जय हरी सान्याल की सड़क पार करते समय एकाएक मृत्यु हो गई थी। जांच से पता चला कि एक ग्रामोफोन पिन उनके हृदय में घुसा मिला और डॉक्टर ने उस पिन को ही मृत्यु का कारण घोषित किया था। उस समय हमने संदेह उजागर किया था, ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं है, इसके पीछे कोई छुपा भयानक षड्यंत्र है। हमारा वो संदेह अब पक्का हो गया है। कल ठीक वैसी ही अजीब दुर्घटना घटी है। प्रख्यात व्यवसायी शाम लगभग 5 बजे मैदान के निकट गाड़ी से जा रहे थे। रेड रोड पर उन्होंने अपनी कार रुकवाई और पैदल चलने के लिए गाड़ी से बाहर आए। एकाएक उनके मुंह से एक चीख निकली
और वे जमीन पर गिर पड़े। उनके ड्राइवर और अन्य लोग उन्हें उठाकर कार तक लाए, लेकिन तब तक उनका प्राणांत हो गया। ये देखकर वहां एकत्र सभी लोग घबरा गए, लेकिन भाग्यवश जल्द ही पुलिस आ गई। कैलाश बाबू रेशमी कुर्ता पहने हुए थे और पुलिस को उनके सीने पर खून की बूंद दिखी। इस भय से कि कहीं ये अस्वाभाविक मृत्यु तो नहीं, पुलिस ने तुरंत लाश को अस्पताल भेजा। डॉक्टर की रिपोर्ट में कहा गया कि मृतक के हृदय में ग्रामोफोन पिन घुसा पाया गया और बताया गया कि ये पिन नजदीक से उनके सीने में सामने से शूर किया गया था। ये स्पष्ट है कि ये कोई अप्रत्याशित अपराध नहीं है और ये कि जघन्य हथियारों का गिरोह शहर में आ गया है। ये कहना मुश्किल है कि ये कौन लोग हैं और कलकत्ता के इन जाने माने नागरिकों को मारने में उनका प्रयोजन क्या हो सकता है। लेकिन जो वास्तव में अनोखा है वो है उनकी हत्या का तरीका। इसके अलावा हथियार और उसका इस्तेमाल भी रहस्य के पर्दे में छिपा हुआ है। कैलाश बाबू अत्यंत उदार और मिलनसार सज्जन पुरुष थे। ये कल्पना भी नहीं की जा सकती कि उन जैसे व्यक्ति का कोई अहित चाहता हो। मृत्यु के समय उनकी आयु केवल 48 वर्ष थी। कैलाश बाबू विधुर थे। उनके बाद उनकी संपत्ति की स्वामी उनकी बेटी होगी। हम कैलाश बाबू की बेटी और दामाद के लिए जनसानुभूति प्रकट करते हैं, जो उनकी मृत्यु से शोकाकुल है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल कैलाश बाबू के ड्राइवर को संदेह के चलते हिरासत में ले लिया गया है। इसके बाद लगभग 2 सप्ताह तक अखबारों में काफी उत्तेजना फैली रही। पुलिस जोर शोर से अपराधी की तलाश में व्यस्त रही, लेकिन हाथ पल्ले कुछ पड़ता न देखकर वे भी हैरान और परेशान। पुलिस खोजबीन में लगी रही, लेकिन अपराधी का कोई सुराग पाना तो दूर, वो ग्रामोफोन पिन के गहन रहस्य के बारे में भी कोई प्रकाश नहीं डाल पाई। और फिर करीब 15 दिन बाद ग्रामोफोन पिन ने अपनी करामात दिखाई। इस बार का शिकार कृष्ण दयाला नामक एक सूदखोर धनवान था। वो धर्मतल्ला और वेलिंगटन स्ट्रीट के चौराहे पर सड़क पार करते समय सड़क पर ही गिर गया और फिर कभी नहीं उठा। इस बार फिर मीडिया में ऐसा घमासान छेड़ा जिसने खबरों के परखच्चे उड़ा दिए। संपादकीय लेखों में पुलिस की कार्यक्षमता और व्यर्थता पर तीखे प्रहार और तेज हो गए। कलकत्ता महानगर में आतंक छा गया। नागरिकों में भय और दहशत घर करने लगे। अड्डों में, चाय की दुकानों, होटलों और ड्राइंग रूमों में इस विषय को छोड़कर कोई और विषय ही नहीं रहा। कुछ ही दिनों के अंतराल में ऐसी ही 2 मौतें और हो गई। सारा शहर दहशत से सख्ते में आ गया। एक नागरिक ये समझ नहीं पा रहा था कि वो हत्यारे से अपने को कैसे सुरक्षित रखे। कहना न होगा कि ब्योमकेश भी गहन रूप से इस रहस्य पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए था। गलत कार्य करने वालों को पकड़ना उसका व्यवसाय था और इस क्षेत्र में उसने पर्याप्त नाम भी अर्जित किया था। वो चाहे जितना जासूस शब्द से घृणा करता हो, पर वो अच्छी तरह से जानता था कि सभी तत्वों और उसके कार्यक्षेत्र को देखते हुए वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव ही है। इसीलिए इस जघन्य हत्याकांड ने उसके मस्तिष्क की समस्त क्षमताओं को हिला दिया था। हम दोनों सभी अपराध के घटना स्थलों पर जाते और प्रत्येक घटनास्थल को सभी कोणों से जांचते। मैं कह नहीं सकता कि ब्योमकेश को इस जांच पड़ताल से कोई नया सुराग मिला या नहीं, और यदि मिला भी हो तो उसने मुझसे इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। लेकिन इतना जरूर था कि वो अपनी नोटबुक में बड़ी मुस्तैदी से छोटी छोटी जानकारी को दर्ज करता जा रहा था। संभवतः अपने मन के भीतर से उसे विश्वास था कि किसी दिन रहस्य की कोई टूटी डोर उसके हाथ लग ही जाएगी। इसलिए आज जब वो टूटी डोर उसके हाथ के करीब आ गई तो मुझे एहसास हो गया कि शांत चेहरे के बावजूद भीतर से वो कितना उद्वेलित और अशांत है। वे सज्जन कहने लगे, मैं आया था क्योंकि मैंने आपके बारे में सुना था और अब देख रहा हूँ कि वो सब गलत नहीं है। आश्चर्यजनक दक्षता जो आपने अभी दिखाई है, उसे देखकर मुझे लगता है कि आप ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं। पुलिस कुछ भी नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं उसके पास गया ही नहीं। जरा देखिए तो, कम से कम 5 हत्याएं दिन दहाड़े उसकी नाक के नीचे हो गई। क्या वे कुछ कर पाए? और आज तो मैं भी जाने कैसे बच गया। उनकी आवाज लड़खड़ाकर मध्यम हो गई और उनकी कनपटी पर पसीने की बूंदें चमक आई। ब्योमकेश ने उन्हें सांत्वना देकर शांत करते हुए कहा, मुझ पर विश्वास कीजिए। अच्छा हुआ कि आप पुलिस के बजाय मेरे पास चले आए।
अगर कोई इस रहस्य को खोल सकता है तो यकीनन वो पुलिस नहीं है। कृपया शुरू से सारी बात विस्तार पूर्वक बताइए। कोई भी बात छोड़िए नहीं, क्योंकि मेरे लिए कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं होती। उन सज्जन ने सहज होकर कहना शुरू किया। मेरा नाम आशुतोष मित्र है। मैं नजदीक ही बेंटिनक स्ट्रीट में रहता हूँ। 18 साल की उम्र से ही मैं अपने व्यवसाय में लगा हुआ हूँ। मुझे कभी समय ही नहीं मिला कि मैं अपने परिवार या शादी वगैरह के बारे में सोच पाऊं। दूसरे, मुझे बच्चों का भी कोई शौक नहीं, इसलिए मैं इन सब झंटों से दूर ही रहा। मेरे शौक भी कुछ अलग ही हैं। कुछ चीजें मुझे बहुत अधिक पसंद है, कुछ से मुझे सख्त नफरत है, और इसलिए मैं अकेला रहना ही पसंद करता हूँ। समय के साथ उम्र भी बीत गई। मैं अगली जनवरी को 50 वर्ष पूरे कर लूंगा। 2 साल पहले मैंने अपने काम से अवकाश ले लिया। मेरे पास मेरी बचत का पैसा लगभग 1.5 लाख रुपया बैंक में जमा है, जिसका ब्याज मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। मुझे रहने के लिए भाड़ा भी नहीं देना पड़ता, क्योंकि जिस घर में रहता हूँ वो मेरा है। मुझे केवल संगीत का ही शौक है। सब कुछ होते हुए मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं है। ब्योमकेश ने प्रश्न किया। लेकिन क्या आपके ऊपर कोई निर्भर भी है? आशुतोष ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मेरा कोई भी संबंधी नहीं है, और इसीलिए मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है। एक निठल्ला भांजा जरूर है जो पहले पैसा मांगने आया करता था, लेकिन वो छोकरा शराबी और जुआरी है, इसलिए मैंने उसके घर में घुसने पर रोक लगा दी है। ब्योमकेश ने पूछा, ये भांजा अब कहाँ है? आशुतोष बड़े संतोष के साथ बोले, आजकल वो जेल में है। उसे मारपीट करने और पुलिस से हाथापाई करने के जुर्म में 2 महीने की कैद हुई है। अब जेल में है। ब्योमकेश ने कहा, अच्छा ठीक है, अब आगे कहिए जो आप कह रहे थे। आशुतोष बोले, जब से वो बेहुदा विनोद मेरा भांजा जेल गया है, तब से जीवन आराम से कट रहा था। मेरा कोई मित्र नहीं है और मैंने जानबूझकर कभी किसी का नुकसान नहीं किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई मेरा दुश्मन भी होगा। लेकिन कल एकाएक मैं जैसे आसमान से गिरा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। मैंने अखबारों में ग्रामोफोन पिन के रहस्य की खबरों को पढ़ा जरूर था, लेकिन मुझे उन पर विश्वास नहीं होता था। मुझे लगता था ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन मैं गलत था। ब्योमकेश ने उत्सुकता से पूछा, वो कैसे? आशुतोष ने कहा, कल शाम मैं रोजाना की तरह घूमने निकला। जोड़ा साको के पास एक संगीत संगोष्ठी है, जहां मैं शाम का समय गुजारता हूं और रात में 9 बजे के आसपास लौटता हूं। आमतौर पर मैं पैदल ही जाता हूं, क्योंकि मेरी उम्र में स्वास्थ्य के लिए ये फायदेमंद है। कल रात को लौटते समय जब मैं हैरिसन रोड और एमहर्स्ट स्ट्रीट के चौराहे पर पहुंचा, उस समय वहां की घड़ी 9:15 बजा रही थी। उस समय भी सड़कों पर भीड़ काफी थी। मैं फुटपाथ पर कुछ समय के लिए रुका रहा। मैं चाहता था कि आने वाली 2 ट्राम भी निकल जाए। जब ट्रैफिक बिल्कुल साफ हो गया तो मैं सड़क पार करने लगा। मैं सड़क के बीच में पहुंचा ही था कि एकाएक मैंने अपने सीने पर झटका महसूस किया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हृदय के ऊपर की हड्डियों के पास, जहां मैं अपनी ब्रेस्ट पॉकेट में अपनी घड़ी रखता हूं, कुछ थूक दिया है। इसके साथ ही मुझे दर्द हुआ, जैसे किसी ने हृदय में कांटा घुसा दिया हो। मैं गिरते गिरते बचा। किसी तरह मैंने अपना संतुलन बनाए रखा और सड़क पार कर गया। मुझे चक्कर आया और मैं समझ नहीं पाया कि ये हुआ क्या। उनकी आवाज कांपने लगी। जब मैंने ब्रेस्ट पॉकेट से अपनी घड़ी निकालकर देखी तो वो ठप हो गई थी। उसका शीशा पूरी तरह से टूट गया था और एक ग्रामोफोन पिन उसमें घुस गया था। आशु बाबू फिर पसीने से तरबतर हो गए। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी भौं पर आए पसीने को पोंछा और अपनी जेब से एक डिब्बी निकाल कर दी। बोले, ये रही वो घड़ी। ब्योमकेश ने डिब्बी खोलकर घड़ी निकाली। घड़ी गन मेटल की बनी थी। ऊपर का शीशा नदारत था। घड़ी में समय 9:15 बजे का था और एक ग्रामोफोन का पिन घड़ी के बीचों बीच गड़ा हुआ था। ब्योमकेश ने घड़ी को बड़ी बारीकी से कुछ देर देखा, फिर उसे डिब्बी में रखकर सामने मेज पर रख दिया और बोला, हाँ तो आप अपनी बात जारी रखिए। आशु बाबू बोले, भगवान ही जानता है कि उसके बाद मैं कैसे घर पहुंचा। मैं तनाव और परेशानी में सारी रात सो नहीं पाया। ये घड़ी मेरे लिए वरदान ही समझिए, अन्यथा
तो अब तक अस्पताल में पोस्टमार्टम की टेबल पर मेरी लाश पड़ी होती। उनकी आवाज में भय साफ झलक रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक ही रात में मैंने अपने जीवन के 10 वर्ष खो दिए हैं। ब्योमकेश बाबू, पूरी रात मैं सोचता रहा हूँ कि मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, अपने को कैसे बचाऊं। दिन की पहली किरण के साथ ही मुझे आपका नाम सूझा। मैंने आपकी अभूतपूर्व क्षमताओं के बारे में सुना था और इसलिए मैं पहली ही फुर्सत में आपके पास चला आया हूँ। मैं एक बंद टैक्सी में आया हूँ। पैदल चलने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। ब्योमकेश उठकर आशुतोष बाबू के पास गया और उनके कंधों पर हाथ रखकर बोला, आप अब आराम से रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका अब कोई बाल बाका भी नहीं कर पाएगा। ये सही है कि कल आप बाल बाल बचे हैं, लेकिन आगे से यदि आप मेरी सलाह पर अमल करेंगे तो आपके जीवन को कोई खतरा नहीं रहेगा। आशु बाबू ने ब्योमकेश के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, ब्योमकेश बाबू, कृपया मुझे इस दुर्गति से बचा लीजिए, मेरा जीवन बचा लीजिए। मैं आपको 10,000 का पुरस्कार दूंगा। ब्योमकेश मुस्कुराते हुए वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर बोला, ये तो आपकी उदारता है। इसको मिलाकर कुल 20,000 हो जाते हैं, क्योंकि 10,000 के इनाम की घोषणा सरकार कर चुकी है कि नहीं? लेकिन ये सब बाद में, पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कल जब आप पर हमला हुआ उस समय आपने कोई आवाज सुनी थी? किसी तरह की आवाज? कोई भी? जैसे कार के टायर फटने की आवाज? आशु बाबू ने निश्चय पूर्वक कहा, नहीं। ब्योमकेश ने फिर पूछा, कोई और आवाज या ध्वनि? आशु बाबू ने कहा, जैसा कि मुझे याद आता है मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। ब्योमकेश ने कहा, ध्यान से सोचिए। काफी देर सोचने के बाद आशु बाबू ने कहा, मैंने वे ध्वनियां सुनी जो अक्सर भीड़ भरी सड़कों पर होती है, जैसे कारों, ट्रामों, रिक्शों की आवाजें। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, मुझे झटका लगने के समय मैंने साइकिल की घंटी की आवाज सुनी थी, कोई और अस्वाभाविक आवाज नहीं। ब्योमकेश कुछ क्षणों तक चुप रहने के बाद बोला, क्या आपके ऐसे दुश्मन हैं जो चाहते हो कि आपकी मृत्यु हो जाए? आशु बाबू ने जवाब दिया, नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता। ब्योमकेश ने कहा, आपने शादी नहीं की, इसलिए आपके बच्चे तो है नहीं। मैं समझता हूँ आपका भांजा ही आपका वारिस है। आशु बाबू पहले तो दुविधा में हिचकिचाए और बाद में बोले, नहीं। ब्योमकेश ने पूछा, क्या आपने अपनी वसीयत लिख दी है? आशु बाबू संकोच में मुस्कुराए और कुछ क्षण चुप रहने के बाद कुछ अटकते हुए बोले, आप मुझसे इसे छोड़कर कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ये मेरा निजी मामला है, प्राइवेट है। और वो अपनी उलझन में खो गए। ब्योमकेश ने पैनी निगाह से आशु बाबू को देखकर कहा, ठीक है, लेकिन क्या आपका भविष्य का वारिस जो भी हो आपकी वसीयत के बारे में जानता है? आशु बाबू ने जवाब दिया, नहीं, ये मेरे और मेरे वकील के बीच पूरी तरह से गोपनीय है। ब्योमकेश ने पूछा, क्या आप अपने वारिस से अक्सर मिलते रहते हैं? आशु बाबू ने दूसरी ओर देखकर कहा, हाँ। ब्योमकेश ने पूछा, आपके भांजे को जेल गए कितने दिन हुए हैं? आशु बाबू ने हिसाब लगाकर बताया, लगभग 3 सप्ताह। ब्योमकेश कुछ देर व्यग्रता में बैठा रहा, फिर एक निश्वास छोड़कर उठ खड़ा हुआ। बोला, आप अभी घर जाइए, ये घड़ी और अपना पता मेरे पास छोड़ जाइए। यदि मुझे और किसी जानकारी की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। आशु बाबू एकाएक परेशान हो उठे और बोले, लेकिन आपने तो मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं की। यदि मुझे फिर? ब्योमकेश ने बीच में टोकते हुए कहा, आपको केवल इतना ही ख्याल रखना है कि आप अपने घर से बाहर न निकले। आशु बाबू का चेहरा भय से सफेद हो गया। उन्होंने कहा, मैं घर में अकेला रहता हूँ। यदि कोई? ब्योमकेश ने दृढ़ता से कहा, घबराइए नहीं, आप घर में पूर्ण सुरक्षित हैं। हाँ, यदि आप दरबान चाहते हैं तो रख सकते हैं। आशु बाबू बोले, क्या मैं घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकता? ब्योमकेश कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, यदि आप घर से बाहर निकलना ही चाहते हैं तो केवल फुटपाथ का ही प्रयोग करें, किसी भी स्थिति में सड़क का प्रयोग न करें। यदि करते हैं तो मैं आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगा। आशु बाबू के चले जाने के बाद ब्योमकेश काफी देर तक तेवरी चढ़ाकर विचारों में डूबा रहा। इसमें कोई संदेह नहीं कि फिलहाल उसके मस्तिष्क के लिए उसे काफी मसाला मिल गया था, इसलिए मैंने उसे छेड़ना नहीं चाहा। कोई आधा घंटे बाद उसने मुंह उठाकर देखा और बोला, तुम सोच रहे हो
कि मैंने आशु बाबू को घर से निकलने के लिए मना कर दिया, और मैं कैसे इस निर्णय पर आया कि वे केवल घर में ही सुरक्षित रहेंगे। मैंने चौंक कर देखा और मेरे मुंह से निकल गया, हाँ। ब्योमकेश ने कहा, ग्रामोफोन पिन केस में यह स्पष्ट है कि सभी हत्याएं सड़क पर हुई है। सड़क के किनारे भी नहीं, बल्कि सड़क के बीच में। क्या तुमने सोचा ऐसा क्यों हुआ है? मैंने कहा, नहीं। क्या कारण है? ब्योमकेश बोला, 2 कारण हो सकते हैं। पहला, कि सड़क पर मारने से इल्जाम से बच जाना आसान हो सकता है, हालांकि ये ज्यादा मुमकिन नहीं लगता। दूसरा, हत्या का हथियार भी ऐसा है जिसका प्रयोग केवल सड़क पर ही संभव हो। मैंने उत्सुकता से पूछा, किस तरह का हथियार हो सकता है? ब्योमकेश बोला, अगर यही पता लग जाए तो ग्रामोफोन पिन का रहस्य ही न खुल जाए। मेरे मस्तिष्क में एक विचार रह रहकर उठ रहा था। मैंने कहा, क्या कोई व्यक्ति ऐसा रिवॉल्वर रख सकता है जिसमें गोली के स्थान पर ग्रामोफोन पिन का इस्तेमाल हो सके? ब्योमकेश ने मेरी बात की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, आइडिया मार्के का है, लेकिन इसमें कुछ संदेह दिखाई दे रहा है। कोई व्यक्ति जो बंदूक और पिस्तौल इस्तेमाल करना चाहता है, वह क्यों चाहेगा? तर्क के अनुसार वो एकांत ही खोजेगा। दूसरे, बंदूक तो छोड़ो, पिस्तौल के शॉट का धमाका भी भीड़ के कोलाहल में छुप नहीं सकता। फिर गन पाउडर की महक रह जाती है। वो कहते हैं ना कि एक धमाका दूसरे को छुपा सकता है, लेकिन महक कैसे छुपेगी? मैंने कहा, संभव है वो एयर गन हो। ब्योमकेश जोर से हंसा, वाह, क्या बेहतरीन आइडिया है, कंधे पर एयर गन लटकाकर हत्या करने जाना। लेकिन क्या ये व्यावहारिक है? नहीं मेरे प्यारे मित्र, ये इतना आसान नहीं है। यहाँ सोचने की बात यह है कि जो भी हथियार होगा वो धमाका करेगा ही। तब कैसे उस धमाके को छुपाया जा सकता है? मैंने कहा, तुम अभी अभी क्या कह रहे थे कि एक धमाका दूसरे को छुपा सकता है? एक झटके से ब्योमकेश खड़ा हो गया और मुझे बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगा। बड़बड़ाया, नहीं नहीं, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। मैं चौंक उठा। क्या बात है? ब्योमकेश ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। मैं जितना ग्रामोफोन पिन रहस्य के बारे में सोचता हूँ, उतना ही मुझे लगता है जैसे सारी हत्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक विशेष प्रकार की समानता सभी हत्याओं में दिखाई दे रही है, हालांकि ऊपर से ऐसा कुछ नहीं लगता। मैंने पूछा, वो कैसे? ब्योमकेश ने उंगली पर चिन्ह लगाते हुए कहा, शुरू करें तो सभी शिकार मध्य वय के व्यक्ति थे। आशु बाबू, जो घड़ी के कारण बच गए, वे भी मध्य आयु के हैं। दूसरे, सभी खाते पीते संपन्न व्यक्ति हैं। कुछ दूसरों से अधिक धनी हो सकते हैं, किंतु निर्धन कोई नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति की हत्या सड़क के बीचों बीच हुई, सैकड़ों की भीड़ में। और अंत में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सभी संतानहीन थे। मैंने कहा, तो तुम्हारा अनुमान यह है? ब्योमकेश बोला, मैंने अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया है। ये सब बातें मेरे अनुमान के केवल आधार है। तुम इन्हें संभावना कह सकते हो। मैंने कहा, लेकिन केवल इन संभावनाओं से हत्यारों को पकड़ना। ब्योमकेश ने टोक दिया, हत्यारे नहीं अजीत, हत्यारा। बहुवचन का प्रयोग केवल प्रतिष्ठा जोड़ने के लिए है, वास्तव में व्यर्थ है। अखबार वाले भले ही हल्ला मचा रहे हैं कि इसके पीछे हत्यारों का गिरोह है, लेकिन उस गिरोह में एक ही व्यक्ति है जो इस अमानवीय हत्याओं का पोषक, गुरु और हत्यारा है। सभी हत्याओं के पीछे केवल एक ही व्यक्ति है। मैं अपने संदेह को रोक नहीं पाया। तुम ये सब इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? ब्योमकेश ने उत्तर दिया, सबूत तो अनेक हैं, लेकिन फिलहाल एक ही पर्याप्त है। क्या यह संभव है कि सभी लोग इतनी अद्भुत दक्षता से एक ही जगह पर दागे गए हथियार से मारे जाएं? प्रत्येक बार पिन हृदय के बीच में ही घुसा है, रंच मात्र भी न इधर न उधर। आशु बाबू का केस ही लो, यदि घड़ी न होती तो वो पिन कहाँ लगता? तुम्हारी नजर में कितने लोग हो सकते हैं जो इतनी दक्षता से ये कार्य कर पाएंगे, जिनका निशाना इतना अचूक होगा? ये तो उस तरह हो गया जैसे पानी में लकड़ी की मछली की छाया को देखकर घूमते पहिए के बीच मछली की आंख में तीर मारना। मैं समझता हूँ तुम्हें द्रौपदी के स्वयंवर की कथा याद होगी। जरा सोचो, ये केवल अर्जुन ही कर पाया था। महाभारत काल में भी इतनी अचूक दक्षता का श्रेय केवल एक ही व्यक्ति को मिला था। ब्योमकेश जब उठा तो हंस रहा था। ड्राइंग रूम के बगल वाला कमरा ब्योमकेश का निजी कमरा था।
जिसमें वो हर समय मुझे भी आने नहीं देता था। वास्तव में ये उसकी लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, संग्रहालय और ड्रेसिंग रूम था। उसने आशु बाबू की घड़ी उठाकर अपने कमरे की ओर जाते हुए कहा, लंच के बाद इस केस पर मस्तिष्क लगाने के लिए पर्याप्त समय होगा। अब समय है नहाने का। ब्योमकेश दोपहर में 3:30 के आसपास बाहर चला गया। मुझे नहीं मालूम कहाँ और क्यों गया, और जब वापस आया तब तक अंधेरा हो चुका था। मैं उसके इंतजार में बैठा था। चाय का समय बीता जा रहा था। जैसे ही वो आया, पुतीराम नाश्ता ले आया। हम लोगों ने पूर्ण शांति में नाश्ता किया। हम लोगों की शाम को साथ साथ चाय पीने की आदत थी। ब्योमकेश ने कुर्सी पर कमर टिकाए हुए चुरूट जलाकर पहली बार मौन तोड़ा। तुम्हें आशु बाबू कैसे व्यक्ति लगे? मुझे प्रश्न कुछ अटपटा लगा। मैंने पूछा, ऐसा क्यों पूछते हो? मैं समझता हूँ वे सज्जन पुरुष, काफी सहज और मिलनसार व्यक्ति हैं, ब्योमकेश ने कहा। और उनका नैतिक चरित्र? मैंने उत्तर दिया, जिस प्रकार अपने उस शराबी भांजे के बारे में उनकी नफरत देखी, मैं तो कहूंगा कि वे सीधे तथा सच्चे इंसान हैं। फिर उनकी उम्र भी हो गई है। उन्होंने विवाह भी नहीं किया। संभव है जवानी में उन्होंने कुछ प्यार व्यार की हरकतें की हों, लेकिन उन सब के लिए उनकी अब अवस्था नहीं है। वो फिर हंसा और बोला, उनकी अवस्था न भी हो तो क्या उन बातों ने उन पर कोई रोक लगाई है? जोड़ा साकों के जिस घर में आशु बाबू रोज शाम को संगीत सुनने जाते हैं, वो एक स्त्री का घर है। दरअसल ये कहना कि वो उस स्त्री का घर है गलत है, क्योंकि आशु बाबू उसका भाड़ा भरते हैं। उस घर को संगीत संगोष्ठी स्कूल कहना भी शायद गलत होगा, क्योंकि संगोष्ठी बनाने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की दरकार होती है। यहाँ तो वे केवल एक ही है। मैंने चौंक कर कहा, क्या बात कर रहे हो? तो बूढ़ा काफी रंगीन तबीयत का है। वाह, ब्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। और भी है। आशु बाबू उस स्त्री की पिछले 12 से 13 वर्षों से देखभाल कर रहे हैं, इसलिए उनकी वफादारी पर शक नहीं किया जा सकता। और जाहिर है बदले में उन्हें भी वही वफादारी मिली है, क्योंकि और किसी संगीत के शौकीन को घर में घुसने की इजाजत नहीं है। दरवाजे पर सख्त पहरा है। मैं उत्सुकता से भर गया। तो क्या वास्तव में तुम संगीत प्रेमी बनकर उस घर में गए थे? क्या देख पाए उस स्त्री को? कैसी थी देखने में? ब्योमकेश बोला, मैं एक झलक ही देख पाया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं उसके रूप का वर्णन करके तुम्हारे जैसे कुंवारे दोस्त की अनमोल रातों की नींदें उड़ा दूं। एक ही शब्द कहूंगा, लाजवाब। उसकी आयु संभवतः 27 से 28 बरस की होगी। जो भी हो, मैं आशु बाबू की पसंद का कायल हो गया हूँ। मैंने हंसकर कहा, मुझे ये लग भी रहा था कि तुम्हें एकाएक आशु बाबू के निजी जीवन में इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई है। ब्योमकेश बोला, अनियंत्रित उत्सुकता मेरी कमियों में से एक है। दूसरे, आशु बाबू का वारिस मुझे परेशान किए हुए था। तो ये है आशु बाबू की वारिस। ये मेरा अनुमान है। मैंने वहां एक और व्यक्ति को देखा जिसकी आयु 35 के लगभग होगी। देखने में काफी तड़क भड़क वाला लगा। वह दरबान के पास तेजी से आया और उसके हाथ में एक पत्र देकर गायब हो गया। जो भी हो, विषय चाहे जितना भी मजेदार हो, पर इस समय हमारे लिए इतना उपयोगी नहीं है। ब्योमकेश उठकर फर्श पर चक्कर लगाने लगा। मैं समझ गया कि ब्योमकेश नहीं चाहता कि आशु बाबू के निजी जीवन की ये घटनाएं आशु बाबू को सुरक्षा प्रदान करने के उसके प्रयासों में आड़े आए। मैं भी जानता था कि मानवीय मस्तिष्क कई बार ऐसी स्थितियों में अनजाने में केंद्र बिंदु से भटक जाता है। इसलिए मैंने भी विषय बदलते हुए कहा, क्या तुम्हें घड़ी की जांच करके कुछ मिला? ब्योमकेश चलते चलते मेरे सामने रुक गया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, घड़ी को जांचने के बाद मुझे 3 जानकारी मिली है। पहली, ग्रामोफोन पिन साधारण एडिसन ब्रांड का है। दूसरी, उसका भार ठीक 2 ग्राम है। और तीसरी, घड़ी अब ठीक नहीं हो सकती। उसकी मरम्मत संभव ही नहीं है। मैंने कहा, इसका मतलब कि तुम्हें कोई उपयोगी जानकारी हाथ नहीं लगी? ब्योमकेश ने चेयर खींचकर बैठते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इससे मुझे ये पता चला कि जिस समय ये पिन मृतक के हृदय में दागा गया, उस समय मृतक और हत्यारे की दूरी 7-8 फीट से ज्यादा नहीं हो सकती। एक ग्रामोफोन पिन इतना हल्का होता है कि इससे अधिक दूरी से दागा जाए तो अपने निशाने पर नहीं लग सकता। और तुम जानते ही हो कि हत्यारे का निशाना कितना अचूक रहा है। प्रत्येक बार हथियार ने अपना काम बखूबी पूरा किया है। मैंने आश्चर्य से कहा,
हत्यारे ने इतने नजदीक आकर हत्या की है, फिर भी गायब हो गया, पकड़ा नहीं गया। दोस्तों, इस कहानी का पहला भाग यही समाप्त होता है। इसका दूसरा भाग हम जल्द लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।